लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। ये पृथ्वी हमें विरासत में नहीं मिली है, ये हमें उधार में मिली है अपने आने वाली पीढ़ी से। और ये जो प्राकृतिक आपदाओं ने हमें बहुत कुछ दिखाने की, समझाने की कोशिश की है, लेकिन पता नहीं हम कितना समझ पाए हैं और कितना देख पाए हैं। इस पर हम बात करेंगे डॉक्टर विनीत जिष्टू से। स्थायी प्रजातियां पे हमने ध्यान दिया है, कोई बाहर की प्रजाति नहीं यहाँ पे लगाई गई है। आजकल जो हमने क्या कर दिया, अपने बगीचे के आसपास बिल्कुल साफ कर, हमने मोनोकल्चर रख दिया। अब चिड़िया क्या खाएगी? कील्टा, टोकरी, खाने रख लेके छबड़ू, वो सारे इसी से बनते हैं। जितने बेचारे वो ड्राइंग कर रहे हैं, जंगल में बनी कितने पेड़ कट गए तब तक। बीज ही नहीं बचे, लोकल बीज ही नहीं बचे। सबसे बड़ी बात है जो लोकल बीज है ना, हाँ। इनको हमें बचाना पड़ेगा। 15 कमरे, 20 कमरे रहने वाले होते हैं 2 लोग, तो जितने भी संदूक बनते थे ब्रिटेन में, तो सारे इसी के बनते थे। क्यों बाहर का पौधा आपने इसमें लाना चाहिए? आप यहाँ का पौधा क्यों नहीं लगाना चाहते? वो एनर्जी नहीं है उन प्लांट्स में जो एक लाइव एनर्जी होनी चाहिए। हर पौधे का अपनी एक कहानी है। जैसे ये है, जो सबसे पहले करेंसी बनी थी वो इससे बनी थी, इसके पेपर से बनी थी। मतलब ये वाली प्रजाति खत्म होने वाली, मतलब है नहीं, हमारे पास इधर ही है। अच्छा। बाकी जंगल में आपको मिलेगी नहीं। प्री हिस्टोरिक डायनासोर के टाइम का ट्री ऑफ लॉन्गेविटी बोलते हैं ना। जापान में इसके पत्ते खाते हैं ना, वो सब लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं। पर ये जब ये भ्रम टूटेगा तब तक बहुत देर हो जाएगी, कि जब तक आप ओनरशिप नहीं देंगे कम्युनिटी को, उनको उसका पार्ट नहीं बनाएंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। एक ऐसी क्रांति जिसमें हर तबके का व्यक्ति इसमें भागीदारी करे। एक यज्ञ तभी संपूर्ण होता है जब अपनी सामर्थ्य के अनुसार सब उसमें भागीदारी करें। और ये पर्यावरण महायज्ञ है। जैसे पहले अश्वमेघ यज्ञ होते थे, उसी प्रकार का ये पर्यावरण यज्ञ है। जब सब इसमें आहुति डालेंगे तभी ये सफल हो पाएगा। क्या आपको पता है कि हम एक बहुत बड़े पर्यावरण संकट से गुजर रहे हैं? हमें कुछ नहीं पता कि आने वाले हमारे समय में, निकट भविष्य में, ये हवा, मिट्टी, पानी हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं। वैसे तो कोरोना ने और ये जो प्राकृतिक आपदाओं ने हमें बहुत कुछ दिखाने की, समझाने की कोशिश की है, लेकिन पता नहीं हम कितना समझ पाए हैं और कितना देख पाए हैं। इवन जो जिस भोजन के लिए, जिस अन्न की जो हमारी थाली है, उसमें भी सिवाय केमिकल के और कुछ नहीं है। कारण कई हैं, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन समाधान बहुत ही सिंपल हैं, सरल हैं, किए जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक पहल की आवश्यकता है। और आज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और पर्यावरण संरक्षण के लिए किस तरह से हमें अपना योगदान देना है, इस पर हम बात करेंगे डॉक्टर विनीत जिष्टू से। वो आज हमारे बीच आएंगे और अब उनसे जानेंगे कि किस तरह से हमने अपने इस पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना योगदान देना है। डॉक्टर जिष्टू जी हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला से एक रिटायर्ड वरिष्ठ साइंटिस्ट हैं। इन्होंने अपने टेन्योर में 30 से भी ज़्यादा रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड इकोलॉजिकल सर्वे से लेकर ग्लोबल वार्मिंग, मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स पर रिसर्च, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जैसे कितने ही ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर इनका योगदान अद्भुत है। और इनके इस उत्कृष्ट शोध कार्य और रिसर्च के लिए इनको नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के लिए जो उनका एक विशिष्ट और एक स्थायी योगदान है, वो है एक वेस्टर्न हिमालयन टेम्परेट आर्बोरेटम की स्थापना, जो कि यहाँ की नेटिव स्पीशीज के कंजर्वेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। और आज हम बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं कि आज हम इस स्थान पर खुद पहुंच पाए हैं, और जो कि इनकी बरसों की साधना का एक केंद्र है। सर, आपके अनुभवों का खजाना इतना विशाल, इतना बड़ा है, इतना इंस्पिरेशनल है, और आपकी जो रिसर्च एक्सपीरियंसेस जो भी आपके हैं, हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। आज क्योंकि हम यहाँ आर्बोरेटम में, तो मैं संक्षेप में यही कहूँगा कि ये मेरे लिए एक सपना था, और इसकी जो नींव रखी गई थी वो एक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन थे डॉक्टर विनय टंडन जी, जो PCCF रिटायर हुए यहाँ से, हिमाचल प्रदेश से। ये बीज उन्होंने बीजा था, और आज इतने लगभग 12-14 साल हो गए हैं। अब इसका जो पूरा जो गेटअप है इस आर्बोरेटम का सबको दिखने लग गया। ये जो आर्बोरेटम है ये इसलिए यूनिक है क्योंकि ये पहला नेटिव स्पीशीज कंजर्वेशन प्रोग्राम है, जिसमें स्थायी प्रजातियां पे हमने ध्यान दिया है। कोई बाहर की प्रजाति नहीं यहाँ पे लगाई गई है। और ये एक ऐसा एक आर्बोरेटम है जो कि इस हमारे पश्चिमी को हम नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय बोलते हैं, इसमें ये पहला एक ऐसा कंजर्वेशन प्रोग्राम है। अब मैं बैठ के तो मैं आपको कुछ नहीं दिखा पाऊंगा, अगर हम इस आर्बोरेटम में चलते चलते बात करें तो श्योर सर, अच्छा डेफिनेटली। हम तो
यहाँ की वैसे ही मंत्रमुग्ध हो गए हैं यहाँ की ब्यूटी को देखकर, तो हम चलते चलते हम भी थोड़ा जानेंगे यहाँ के पेड़ पौधे और अपने नेटिव स्पीशीज़ के बारे में। वन विभाग ने इसे इस्टेब्लिश करने के लिए पंथाघाटी में जो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद का संस्थान है, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्हें सौंपा गया था, जिन्होंने 2008 से 2025 तक इस पे कार्य किया। और ये जो आप रूप देख रहे हैं इस आर्ब्रेटम का, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। जो आज पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ बातें हो रही हैं और बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात हो रही है, और ये भी सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत इम्बैलेंस हो गया है, क्लाइमेट चेंज आ गया है। एक्चुअली में ये पर्यावरण है क्या, बायोडाइवर्सिटी मतलब हम कैसे इसको डिफ़ाइन करें कि हमें एक बारी पता तो चले कि हम किस किस चीज़ को, पर्यावरण में क्या क्या आता है, कैसे हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, और ये इम्बैलेंस क्या है इसका एक्चुअली पर्यावरण का, सब बात कर रहे हैं आजकल, तो है क्या ये? इसमें हम दो चीज़ें मेन होती है जो समझनी चाहिए हमें। एक होती है बायोटिक, जो लिविंग होती है, हम हो गए, जानवर हो गए, पक्षी हो गए, बटरफ्लाइज हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। और दूसरा इसका पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एबायोटिक, जो जीवित नहीं है, जैसे जल, वायु, सॉइल, ये सारी चीज़ें इकट्ठा जब हम एक दूसरे में जैसे समाज आते हैं या कुछ हम डिपेंडेंट होते हैं, तो ये एक हमारे एनवायरनमेंट बन गई है। ओके। इसका ये हमेशा संतुलन में रहा था, ये बैलेंस था हमेशा ही, पर हमारी जो गतिविधियां हैं और डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं वो भी ज़रूरी है, पर जिस तरीके से हमने शायद डेवलपमेंट किया है उस तरीके से हमने इसका बैलेंस को ख़राब कर दिया। क्योंकि एक स्टेज होती है जब किसी चीज़ को हम इधर उधर करते हैं तो वो वापस अपनी जगह पे कुछ टाइम में आ जाता है। अच्छा। अब जिस लेवल पे हम कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा है कि वो वापस नहीं आ रहा, इसलिए ये इम्बैलेंस हो गया। ओके। तो ये तो जैसे एक तरह से आपने वो पंचभूतों की जो हमारे वेदों में व्याख्या है, तो वही पर्यावरण है जो ये हम पंचभूतों की व्याख्या करते हैं, है ना। और ये इम्बैलेंस जो है, ये मतलब हम ये विकास जो हुआ है, और इसमें जो है हमने इन सब बातों का ध्यान नहीं रखा, है ना, शायद इसीलिए कि मतलब हम साथ साथ लेके नहीं चले, है ना, प्रकृति को और डेवलपमेंट को। अब क्या हो गया देखो ना जी, हमने पानी गंदा कर दिया, हवा गंदा कर दिया हमने, जो हमारी जैव विविधता थी उसको हमने नष्ट कर दिया। ये जो बायोडाइवर्सिटी की बात करें ना, ये एक्चुअली में क्या है, क्योंकि हमारा तो यही है कि बायोडाइवर्सिटी के पर्यावरण में जो ये पेड़ पौधे हैं, बस यही बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन इसके अलावा क्या है बायोडाइवर्सिटी? सबसे पहले जब हम जंगल की बात करते हैं तो हमारे लिए, आम आदमी के लिए जंगल मतलब पेड़। जंगल पेड़ नहीं है, पेड़ जंगल का एक हिस्सा है। और जो ये विविधता है, जो डाइवर्सिटी जिसकी हम बात करते हैं, ये आज का मूल मंत्र है। क्योंकि हमने क्या किया है, आप देखेंगे हमारी प्लांटेशन मोनोकल्चर होती है। मैं अब जापान का एक एग्जांपल देता हूँ। जापान में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर के बाद सारे जंगल खाली थे, तो उनको ईंधन के लिए और बाकी चीज़ें लकड़ी चाहिए थी, उन्होंने फटाफट 2 स्पीशीज़ की प्लांटेशन की, है ना। उनको वो सूगी पाइन बोलते हैं और एक और उनका अपना ही था। उससे क्या हो गया, अब आज की डेट में 50% जापान में सब मास्क पहन के घूमते सड़कों में, क्योंकि एलर्जी इतनी हो गई। अब वो वापस जा रही है डाइवर्सिटी, अब उसको काट के दोबारा डाइवर्सिटी पे आ रहे हैं। तो डाइवर्सिटी जो मैंने कहा मूल मंत्र है, जब तक हमारा जैव विविधता इसमें प्लांट्स में विविधता नहीं होगी, तब तक हम चाहे हम पेड़ कितने लगाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके। तो ये तो बहुत, ये पर्यावरण के लिए ये तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि हमारा तो यही है कि फटाफट से बरसात आ गई है, वहाँ जाओ, नर्सरी से पौधे लाओ और देवदार के पौधे लगाओ, और जी हम निश्चिंत हो गए कि बस। जो प्लांटेशन हम करते हैं ना, हमेशा हमने प्लांटेशन की, कल भी मैं पढ़ रहा था पेपर में कि किसी ने 150 पौधे लगाए, किस चीज़ के पौधे लगाए वो नहीं है, और कैसे लगाए, क्या उनकी हाइट थी, क्या वो छोटे छोटे थे कि वो प्लांटेबल साइज थे, और कहाँ लगाए, क्या उसकी जगह उसके लिए वो सही जगह थी कि सिर्फ लगा दिए बस। ये तो बहुत ही गहरा एक विषय है। आजकल जो हमने क्या कर दिया, अपने बगीचे के आसपास बिल्कुल साफ कर दिया, हमने मोनोकल्चर रख दिया। अच्छा। अब वो क्या खाएंगे, चिड़िया क्या खाएगी? अच्छा, देखो ना, सबके उन्होंने तो खाना तो उन्होंने भी है, वो क्या खाएंगे फिर? वो कहीं दुकान से खरीद के तो नहीं खाएंगे, उन्होंने तो यही खाना जो उनको मिल रहा है। तो मतलब कि ये है कि अगर ये बगीचे में के आसपास ये हैं तो इनको काटने की जरूरत नहीं है। नहीं, देखो ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीच बगीचे में रखो इनको, पर साइड में तो आप रख सकते हो। पहले जो हमारी जो झाड़ियाँ होती थी, है ना, कशमल थे, फिर
अब मेरे को पहाड़ी नाम पता नहीं है, मतलब काफ़ी सारी और झाड़ी थी हमारे पास, किसी में पीले फूल, किसी में नीले फूल। तो ये जो पॉलिनेटर्स होते हैं जो हमारे सेब को पॉलिनेट करते हैं, तो ये सब जो ये कलर्स है फ्लावर्स के, पीला, लाल, नीला, ये सबसे ज़्यादा पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा। जो हमारे सेब है जो सफ़ेद और पिंकिश फूल है, इसमें सिर्फ बी और बी की रिलेटिव एक आध और है। अच्छा, है ना? तो हमने लिमिटेड कर दिया वो वाला ऑप्शन भी। तो वही बायोडाइवर्सिटी ही लिमिट कर दी हमने एक तरह से, है ना? अगर झाड़ी होती है हमारे पास, मान लो खेत के किनारे कोई झाड़ी होती, पीले फूल लगे, तो उसमें आए तो उन्होंने सेब में भी करना था। मेरे कहने का मतलब हुआ ना, और हमने क्या कर दिया, हमने बस सेब ही सेब। और उसमें एक कहीं मैं पढ़ रही थी कि वो जो बेखल कहते हैं वो भी अच्छा पॉलिनेटर होता है, वो भी है ना, उसमें बीज आती हैं, वो बीज को अट्रैक्ट करता है। हाँ। उसकी टाइमिंग फ्लावरिंग की सेब के साथ आती है। ओके। हाँ। तो तभी वो मतलब एक अच्छा वो पॉलिनेशन में जो है हमारे लिए यूज़फुल होता है। तो जैसे अब 50% तो जैसे जो हमारी ये बायोडाइवर्सिटी है ये तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुकी है, तो अब क्या इसको दोबारा से कैसे कंजर्व करेंगे हम इसको, कैसे दोबारा से जीवित करेंगे हम इसको? मैं अगर इसमें कुछ बोलूँ तो मैं तो यही बोलूँगा, सबसे ज़रूरी क्या है, अवेयरनेस, जागरूकता। लोगों को पता ही नहीं है, जागरूकता लोगों को पता ही नहीं है, मतलब इन चीज़ों के बारे में, है ना। अभी कुछ महीने पहले मैं नारकंडा में ब्लॉक में एक लेक्चर दे रहा था, ये पंचायत सेक्रेटरीज को बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स बनाने पे। तो किसी ने मुझसे ऐसे ही बड़े से शौक से बोला कि सर मैंने अपने बगीचे में हाई डेंसिटी प्लांटेशन कर दिया। तो मैंने कहा रूशा कहाँ से आया है? कहा जी इटली से। तो मैंने कहा इटली का है? पता ही नहीं इटली का है, ये कि बाहर का है। तो हमारी जो सोच है ना, ये जो बाहर वाली है, ये भी ठीक नहीं है। तो क्या आपके हिसाब से जो ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो रही है ये हमारे लिए सही है या क्या बोलोगे आप इसमें? देखो इसमें ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है। मैं भी सेब वाला हूँ। हाँ जी। मैं बोलता हूँ, हाँ। जिनके बगीचे नीचे सीधे हैं उनको तो ठीक है ना, आपने सीधे में लगा दिया। जो ऊपर वाले जो स्लांटिंग खेत में है, हाँ। आप एक तो सब कुछ रिमूव कर रहे हैं। जो हाई डेंसिटी प्लांट्स होते हैं इसकी इतने 6-7 इंच की जड़ होगी, है ना, तो इनको खड़े रहने के लिए अपने लिए भी स्टील का डंडा चाहिए पीछे, ये अपने आप ही खड़े हो सकते हैं। तो दूसरों को क्या सपोर्ट करें, सॉइल को कैसे पकड़ेंगे? और बीच में हम कुछ नहीं रखते, खरपतवार कुछ नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए, तो मिट्टी को कौन पकड़ेगा? तो ये मतलब सीधे में तो ठीक है, बट ऐसे मतलब आज देखो ना, या तो आपके पास कुछ ऐसा इंतजाम हो, अगर आप कुछ नहीं रखेंगे, बिल्कुल बैरन रखेंगे, बारिश आएगी तो बहेगी ना, किसी कोई चीज़ मिट्टी को पकड़ नहीं रही वो तो चले जाएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने ना आर्बोरेटम में ब्लॉक्स बनाए हैं अलग, हर स्पीशीज़ के अलग है। तो ये हमारा वॉलनट ब्लॉक है, जुगलेंस जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली ये जंगली है सारे, तो पर इसमें हमारे पास ये है कि प्रोवेनेंसेस अलग है, कोई कश्मीर से है, कोई जम्मू से है, अच्छा, कोई मंडी से है, कोई चंबा से है, कोई कुल्लू से है, कोई रोडू से है। तो इस तरह के हमने अलग अलग रखे हैं। अच्छा, ये मतलब कि जैसे अगर इसमें अखरोट लग रहे हैं तो अगर हम भी लगाएं तो हम भी लगा सकते हैं इसको, है ना? अखरोट देखो ना, हाँ, इसका लकड़ी बहुत अच्छी है, हाँ, है ना। आपका इसमें जो अखरोट लग रहा है ये जंगली जानवरों के लिए भी खाना है। और देखो आप गर्मी में आएंगे तो कितनी अच्छी छाया है इसके नीचे, देखो। हाँ बिल्कुल, ये तो अम्ब्रेला का काम कर रहा है बिल्कुल। तो ये जो जैसे ये अखरोट वगैरह लगते हैं इसका क्या करते हैं आप लोग? ये झड़ने देते हैं नीचे या उठा देते हैं? झड़ने देते हैं खुद से फिर? तो वैसे यहाँ पे ना कभी लंगूर या बंदर आता है, वो ले जाता है। क्योंकि इसके नीचे वो खुद ग्रो हो जाते होंगे, फिर आप उनको कहीं और प्लांट कर देते होंगे, ऐसे कुछ है ना? मतलब अभी 1-8 साल से ही अब क्योंकि ये आर्बोरेटम में पेड़ अब बड़े होने लगे हैं, अब इसमें फल लगने शुरू हुए हैं। ठीक है। अब ये जो आर्बोरेटम है ना, अब ये कंजर्वेशन रिजर्व में कैसे एक पार्ट हो गया। इसमें अब बहुत सारी चीज़ें ऐड होने लगी, जैसे फिश टैंक ऊपर बन रहा है, नीचे अच्छा। वो इको टूरिज्म हट है। हमारा जो गोल्स है वो कम्युनिटी के साथ ले जाना है, साथ लेना है, तभी सक्सेसफुल होगा। तो यहाँ की जो लोकल गांव वाले हैं, कम्युनिटीज़ हैं, तो इनको ये जो टिकटिंग में आप देखेंगे ऊपर, तो इनकी लेडीज़ बैठती है, तो इनका 30% इनको जाता है, ओके, और 70% इसकी मेंटेनेंस के लिए आता है। अच्छा, ये बैम्बू नहीं जी, इसको हम बोलते हैं, पहाड़ी में बोलते हैं इसको निर्गाल। अच्छा, ये इसको हिल बैम्बू बोलते हैं इंग्लिश में। अगर देखा जाए तो हमारे पास 2 प्रजातियां हैं हिमाचल में और 3 उत्तराखंड में। अच्छा, तो जितना भी हमारा जो एरिया आता है, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, आप किसी की घर में जाएं, किल्टा, टोकरी, खाने रख लेके छबड़ू, वो सारे इसी से बनते हैं। अच्छा, हाँ, तो इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है बायोडाइवर्सिटी के लिए हिमाचल की, कि जो हमारे फेजेंट्स है, जंगली मुर्गे, कोकलास, या हमारा स्टेट बर्ड है जुजुराना,
उसका हैबिटेट ही है। भालू इसकी जो नरम वो निकलती है, कल्म्स निकलती है, उसको खाते हैं। अच्छा। ये ज़मीन को पकड़ के रखता है। आप देखेंगे जहाँ भी स्लोप होगा ये वहाँ पे मिलेंगे, तो ये सॉइल कंजर्वेशन का काम भी करता है और पानी को भी कंजर्व करता है। तो इसको जैसे फेंसिंग के लिए यूज़ कर सकते हाँ, हैं? फेंसिंग के लिए। तो अब देखो ये आप देखेंगे तो ये वाली सारी प्रजाति, ये वाली उत्तराखंड से लाए हम। ये दूसरी स्पीशीज़ है, क्योंकि वहाँ 3 स्पीशीज़ है, हमारे पास 2 है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 प्रजातियाँ हैं इसकी। जो शिमला में आप देखेंगे सरकारी घरों के आसपास, वो चाइनीज़ बैम्बू है। अच्छा। वो ब्रिटिश लाए थे चाइना से। लेकिन हमारे को वो वहाँ पे भी नर्सरीज वगैरह में भी देते हैं बैम्बू, वो अलग ही चीज़ है फिर। वो अलग है ना? वो जो नीचे वाला उसको हम ना जैसे बांस, लट बांस, हाँ, मगर उस वगैरह, तरह वो का। अलग है, वो नीचे गर्म इलाके का है। वो गर्म इलाके का है। ये तो सिर्फ पहाड़ी ये है। हमारे पहाड़ी इलाके के हैं। हाँ। तो हम जैसे बगीचे की फेंसिंग में भी इसको यूज़ कर हाँ, सकते हैं? बड़े आराम से, ओके। बहुत अच्छा। और बाकी जैसे इसके ये और भी हाइट नहीं जाएगी बस इसका, या बस इतना ही रहेगा इतना ये? ही जाएगी, इतना ही तो जाएगी। ये तो काफ़ी अच्छी जो फेंसिंग है हमारे इसकी। जो किल्टे कुल्टे बनाते हैं हाँ, उनके लिए ये, इनके यूनिक चीज़ क्या आती है ना, जब आप प्लास्टिक किल्टे आ गए, प्लास्टिक देखिए, प्लास्टिक, हाँ जी हाँ जी। प्लास्टिक कभी डिकम्पोज नहीं होता, बहुत टाइम लगता है। ये हमारा एकदम से डिकम्पोज Eco-friendly। होता है। तो क्या हुआ, 2002 से 2008 तक ये जंगल में खत्म हो गया। अच्छा। बैम्बू में क्या होता है, जब फ्लावरिंग होती है, अच्छा, फ्लावरिंग भी होती है इसमें? हाँ, उसके बाद वो मर जाता है, फिर दोबारा से निकलता है। अच्छा। तो जो 2 प्रजाति है हमारे पास, एक की 18 साल बाद फ्लावरिंग होती है, एक की 28 साल बाद। ओके। पर जो 2002 और 2006 का हमारा जो पीरियड था, वो 18 साल भी आए और 28 साल भी आए दूसरी प्रजाति की, तो जंगल में खत्म हो गया। तो जो किल्टे बनाते थे उनके पास रॉ मटेरियल नहीं रहा, तब वो प्लास्टिक के gain किल्टे कर फिर गया। वो तो ज़रूरी थे, अब वो तो टोकरियाँ हैं, सब नहीं कुछ है। देखो, जो प्लास्टिक किल्टे है ना, हमने कुल्लू में पूछा एक लेडी से, वो उठा के थी कि ये अच्छा कि दूसरा किल्टा है, तो उन्होंने कहा ये तो मजबूरी में है जी। कहते ये ना जो है ना, ये चुपता है पीछे, बोरी डालनी पड़ती है। जो दूसरा उसकी शेप ऐसी होती थी, वो बॉडी के साथ जाता था। वो क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता था ना वो थोड़ा। हाँ, नहीं, नेटिव स्पीशीज को क्यों बचाना ज़रूरी है? क्या रोल है इसका, मतलब हमारे जो ये? चलो देखो ना, जब हम कहीं जाते हैं, हमें कितना टाइम लगेगा एडजस्टमेंट करने में, हाँ, है ना? जो नेटिव स्पीशी होती है, जो हमारी अपनी प्रजाति होती है, एक तो वो जो बाकी बायोडाइवर्सिटी है, चिड़िया है, बटरफ्लाई है, कीड़े हैं, उनके साथ वो इवॉल्व हुई है, तो उनको या किसी का खाना किस पे, किसी का घर किस पे, तो इसलिए हमें नेटिव चाहिए थे। और वो एकदम से हमारा अडेप्ट कर जाता है। एक बारी लगा दिया, आपके पानी देने की जरूरत नहीं है, ना देखभाल की करने की। हाँ, उसकी देखभाल की भी हाँ, कम हाँ। जरूरत है। जो बाहर से लाएंगे हम, हाँ। उसको हम पहले, हाँ, कई प्रजातियां ऐसी होती है बाहर की, जैसे ऑस्ट्रेलिया या सेंट्रल अमेरिका से आ गई हमारे यहाँ, जो इन्वेजिव बन गई है। तो उनके लिए क्या है, वो जैसे वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल है ही नहीं है सॉइल में, और यहाँ पे एकदम से मिल गया। खासकर जब हम मिट्टी फेंकते हैं सड़क के ये किनारे, वाइल्ड ग्रासेस वगैरह भी तो बाहर की आई हुई हैं सारी। तो जब हम हाँ। मिट्टी सड़क के बाहर फेंकते हैं, हाँ। तो वो एक अच्छा मीडिया मिल जाता है इनको डेवलप करने के लिए। जो हम नेटिव होते हैं, हम थोड़े आराम से रॉयल जैसे होते हैं, आराम टाइम लेते हैं, तब तक वो उग जाते हैं। अच्छा। हाँ, उनको जो अगर हम इसको बचाते हैं ना, तभी हम अपनी जो हमारी अपनी फसलें हैं ना, उनको भी तभी बचा पाएंगे हम। इसलिए हमारे को जो है इनके ऊपर, जैसे मैंने कहा था ना, बालू, हम्म, सारे कोकलास, जो जुराना, जंगली मुर्गे, तो ये अगर ये नहीं होंगे तो कहाँ जाएंगे वो? ये तो वो उनका हमारे घर है। खेतों में ही हाँ, आएंगे फिर तो वो। इसी- हाँ, वो भालू तो ऐसे तो नहीं है कि वो आएंगे इनकी तलाश में अगर हमने आसपास, और वो हमारी फसलों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। फिर वो आपके बगीचे में नहीं जाएंगे ना, तो अच्छा। इसके पास जाएंगे, उसको खाना मिल गया। हाँ, हमारे पहले होता कैंथ होता था, फेड़ू होता था, बहुत सारी चीजें होती, हाँ, खत्म हाँ, कर ली सारी। सब खत्म हो गई। तो वो क्या खाएंगे वो बताओ? एक्चुअली जो बैम्बू होता है ना हमारा, इसकी पहचान हम इससे करते हैं सारी, क्योंकि फूल आएंगे किसी के 60 साल बाद, 40 साल बाद, 20 साल बाद, तो वो फूल से नहीं पहचान पाएंगे। अच्छा। तो जो कलम शीत होती है, जो इधर लगती है भारी, यहाँ लगी होती है इसके साथ, हाँ जी। तो इसकी वो सारी अलग होती है, हर बैम्बू की अलग होगी। अच्छा। हाँ, उसमें कोई ऐसे जो कैरेक्टर होंगे, इसकी स्किन मतलब शीत बोलते हैं इसको, शीत। कलम शीत, अच्छा। इसको बोलते हैं ना कलम, ये पूरा कलम हो गया, अच्छा, है ना? हाँ, हम कलम तो हो गया। कलम बोलते हैं ना, एक कलम इंग्लिश में वो बोलते हैं। तो इसकी जो शीत होती है कलम की, तो वो यूनिक होती है हर बैम्बू की। अच्छा, तो इससे पहचान कर सकते हैं इससे ये कौन पहचान सी करते हैं वैरायटी है, कौन सी स्पीशीज है। और ये अलग अलग है सबका। अलग है, सबका अलग अलग होता है। अच्छा, तो ये खुद मतलब ये खुद शेड करता होगा इसको, हाँ, ये ऐसे ना इसके जैसे। और भी फायदे ना, ये जैसे इसका घास भी है, डंगर बड़े प्यार से खाते हैं। अच्छा, इसको हाँ, जब सर्दी में कहीं मिलता नहीं तो इसको आप एवरग्रीन होता है, इसका उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। आप टमाटर में वो
डंडे लगाने के लिए, तो इसके तो बहुत यूज होते ये तो हैं। हाँ। ये मतलब छोटे मोटी जो सब्जी के उसके हाँ, लिए या उसके थोड़ी बहुत लिए, फेंसिंग उसके जो लिए, उसके लिए उसके ये काफी पक्का ये है। हमेशा हरा रहता है ना, ये हाँ। जॉइंट है जिसकी, और जितना इसका आप काटेंगे उतना ये फैलेगा। उतना ये फैलेगा। अगर आप इसे हम काटते नहीं तो इतना ही रह गया, अदरवाइज हम अगर इसको काटेंगे तो और फैलता है। ये जो एनवायरनमेंट डे है ना, हाँ। ये रोज क्यों नहीं मनाते हम, है ना? रोज क्यों नहीं? हम यहाँ बच्चों से ड्राइंग और वो कराते रहेंगे, और वो जब जितने बेचारे वो ड्राइंग कर रहे हैं, जंगल में पता नहीं कितने पेड़ कट गए तब तक, बस हम ड्राइंग और बिल्कुल स्लोगन सही, तक ही रह जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये तो सही। ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए स्कूलों में जो कि हर हर रोज रोज। नहीं तो हर हफ्ते तो होनी ही चाहिए, मतलब अवेयरनेस तो होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये तो हर दिन मतलब हाँ, एक हर दिन होना चाहिए। जैसे इंग्लिश की एक क्लास है, हिंदी की एक क्लास है, वैसे ही एक जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो कितनी सारी ऐसी बायोडाइवर्सिटी का बोलो, चाहे पशु पक्षियों के बारे में बोलो, कुछ भी बोलो, तो मतलब चाहे वायुमंडल के किसी भी चीज़ के बारे में बोल दो, इसका भी एक रोज़ क्लास होनी चाहिए इसकी। क्योंकि ना अब गाँव में जाते हैं हम, देखो रिटायरमेंट का गाँव गया तो बड़ा मुझे बहुत अफसोस होता है देख के, इतना गंदगी हम फैलाते हर जगह, प्लास्टिक, ये तो छोटी छोटी चीज़ें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम कर सकते हैं, सिर्फ अवेयरनेस अवेयरनेस। और जो रैंडम लोग हैं वो भी कॉल करके करते हैं, जी हमारे पास इतना कुछ ये है, हम इसको कहाँ ले जाएं। तो वैसे यही है, इसमें अवेयरनेस होगी तो लोग करना चाहते हैं बस, लेकिन उनके पास समाधान नहीं है कोई, क्या करें, हाँ, ना? तो उसके लिए हमें आगे आना पड़ेगा, जो भी ऐसी संस्थाएं हैं। तो हम अगर हम भी पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन रहता है, तो इतना मुश्किल नहीं है करना ना। देखो ना एनवायरनमेंट डे पे अभी जैसे रिपोर्ट्स पढ़ रहा था मैं कि एल नीनो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, तो इससे हमें क्या क्या आपदा आ सकती है, ये सारा चीज़ इंटररिलेटेड है। तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छी हालत में नहीं है कहने का मतलब, तो हमें बहुत जोर लगाना पड़ेगा सबको अब मिलकर, ऐसे तभी सब ये लोग कुछ जंगल तो जा नहीं हो सकते पाएगा। पेड़ लगाने, तो अगर इसमें हर आदमी को पार्टिसिपेट करना है तो फिर वो कैसे करेगा? क्योंकि ये तो अगर परिवार में 5 मेंबर है तो 5 मेंबर्स को करना पड़ेगा। नहीं देखो तो ना, आप हमारा तो जरूरी एक नहीं ही जी चले गए जी, पेड़ खरीदे और लगा दिए जाके। नहीं, जरूरी नहीं आपने पेड़ ही लगाना है, आप और भी चीज़ें कर सकते हैं। आप अपना पानी का कंजम्पशन कम करें, कर सोच सकते समझ हैं। के करें, बिजली का यूटिलाइजेशन कम करें, बाकी जो रिसोर्सेज है, मतलब जैसे ट्रैवल वगैरह के अकेले गाड़ी में चल जाना, या अगर 2-4 लोग जाओ उनके साथ शेयर करो, मतलब आप इस पेड़ लगाने के अलावा भी आप पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अगर मान लो किसी एक परिवार है, उसने अपना थोड़ा सा एक आसपास कोई ग्रीन पैच क्रिएट करना है, तो वो उसके लिए क्या आपका सजेशन रहेगा कि वो कैसे कर सकता है? नहीं देखो, ये तो अच्छी बात है, वैसे हमारे पहले किचन गार्डन तो होते थे, शाड़ बोलते थे हमारे ऊपर पहाड़ों में, तो अब मैं देखता हूँ वो उतने नहीं मिलते, नहीं मिलते हैं। वही वो बाजार से वो जो हाइब्रिड सीड्स आते हैं, वही खीरे हैं, वही घिया है, वही सब कुछ है, तो हमारे बीज ही नहीं बचे, लोकल बीज ही नहीं बचे। सबसे बड़ी बात है जो लोकल बीज है ना, इनको हमें बचाना पड़ेगा। सीड्स का जो है ना, ये सीड को कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी बचेंगे। और जैसे कुछ आप हमारे को वो भी बताएं कि अगर मान लो हमने घर के आसपास कुछ ऐसी प्रजातियां जो हैं हम लगा सकते हैं, जो कि मतलब हमारे मेन तो अब देखो एप्पल हमारी इकोनॉमी है, तो उसको तो नुकसान नहीं होना चाहिए, तो जीने का सहारा वही है। लेकिन इसके अलावा ये भी तो ज़रूरी है ना, जो ग्रीन पैचेस हमें ये भी तो क्रिएट करने पड़ेंगे, है ना? तो बहुत ज़रूरी है। तो हम कम से कम ऐसा है कि मतलब हम नर्सरी में भी उनको बोलें कि भाई हमारे को ये वाले पौधे चाहिए जो हमारे नेटिव स्पीशीज़ के हैं, है ना? तो अगर हमारे घर के पास एक सड़क जा रही है, तो अगर हमने सड़क के किनारे 2 पेड़ लगा दिए, है ना, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो आपने लगा, फिर वही बात, कौन से पेड़ लगाया? हाँ, मेन चीज़ है कि कौन से पेड़ लगाए। हाँ, आपने? वही है कि कौन से पेड़ लगाने हैं हमने ना, यही है। तो अगर हमारे को इसकी भी नॉलेज हो ना कि भाई हमने ये, और 1-2 पेड़ की देखभाल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। उनको उनसे बचाने के लिए एक जाली या कुछ भी लकड़ी का कुछ बाड़ जैसा भी लगा सकते हैं। तो मतलब ये है कि अपने 1-2 साल ही बचाना है, बाकी तो फिर निकल जाता है। वही तो इस उसमें कौन से पेड़ हमारे को, अब देखो अब अलग अलग एलिवेशन के हिसाब से लगाने पड़ेंगे वो भी, है ना? हाँ, वो मतलब आप जब लोअर एलिवेशन से ऊपर तक जाते हैं, आपकी हर ऑल्टीट्यूड के लिए एक सेट स्पीशीज की लिस्ट है जो आप लगा सकते हैं। अच्छा, हाँ, और वो अवेलेबल भी है नर्सरी में? अवेलेबल अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नर्सरीज में आपको बहुत सारी डाइवर्सिटी मिलेगी, पहले की तरह नहीं है। अब 40-50 प्लस स्पीशीज लगा रहे हैं लोग, नेटिव स्पीशीज। अच्छा, मैं एक नर्सरी का नाम लूँगा, यहाँ पे एक उधर ये था डलहौजी रेंज में, डलहौजी डिवीजन में होबार्डी नर्सरी एक है ना, वहाँ एक लड़की, गवर्नमेंट की है, वहाँ एक लड़की है, कैंसर पेशेंट है,
अच्छा। फाइटिंग कैंसर। उसका काम देखेंगे, अमेजिंग। वो मेरे से पूछती रहती है, भेजती रहती है फोटो कि इसकी नर्सरी लगाऊं, मैं इसकी लगाऊं। उसने बहुत सारी प्रजातियां वहाँ इकट्ठी कर दी है। अच्छा। तो ये अंदर से भी होता है कि इसमें जुनून है, पैशन है वो करने के लिए, वो भी बहुत तो ये हमारे अहम होता पास भी एक इस तरह की लिस्ट होनी चाहिए ताकि हम भी अपने आसपास की जो नर्सरी है उनको हम बता सकें कि हमें ये पौधे प्रोवाइड करवाओ जिस एलिवेशन में हम रहते हैं। हाँ। तो बाकी ये जो हाइट में देवदार ही ठीक है या कुछ और भी इसके देखो, मतलब देवदार स्लो ग्रोइंग है, स्लो ग्रोइंग है, हम इतने तो इसका मुकाबला नहीं है। हाँ जी। इसका पर जब आप लगाएंगे आप ये ध्यान रखें कि आप टॉल प्लांट लगा रहे हैं। ये नहीं आप 1 फुट का मतलब कितनी हाइट होनी चाहिए आपको? कम से कम 2 फुट तो होना चाहिए, तभी सर्वाइव करेंगे वो ज़्यादा चांस। अदरवाइज आप 10 इंच या उससे नीचे पौधा लगाएंगे तो तभी वो सर्वाइव नहीं करते। तो ये जो आप देख रहे हैं सारा हमारा, इसको हमने एम्फी थिएटर बोलते हैं, जहाँ पे बच्चे आके प्रोग्राम्स करते हैं। इंटर स्कूल क्विज, इंटर स्कूल स्केट, कॉलेज के बच्चे आते हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं। तो जब भी हम प्रोग्राम करते हैं तो यहाँ पे बैठ के वो बीच में परफॉर्म करते हैं। अच्छा, ये क्या है? ये अनोखी डाड़ी बोलते हैं इसको। यहाँ पे जो एयरपोर्ट नहीं हमारा, हाँ। इस एरिया में इसको अनोखी डाड़ी बोलते हैं। और एक मेला होता है हर जून में। नॉर्मली वीरभद्र सिंह जब थे चीफ मिनिस्टर, वो हर साल इस मेले में जाते थे। तो क्यों अनोखी डाड़ी बोलते हैं मैं नहीं बताता, पर ये आप इसको, ये जंगली ऑलिव है, इसमें फ्रूट आता है। ये आप चंबा एरिया जाएंगे, कुल्लू में जाएंगे, बहुत है, बहुत मिलते हैं। जो खाने वाला है वो इसी की एक दूसरी स्पीशीज है, इसी पे बना है। तो मतलब ये मैक्सिमम इनके लिए जो ये पशु पक्षी काहू बोलते हैं हम इसको। हाँ, पशु पक्षी बहुत अच्छा फ्रूट है, बहुत अच्छा फ्रूट है। हाँ, लोकल नाम वैसे काहू है, चंबा एरिया कुल्लू में काहू बोलते हैं इसको। ये कांगू का पेड़ है, फ्लैक्सनस, जो हमारी कंघी वगैरह बनती थी पहले, जुए वगैरह मारने के लिए ऐसे करते थे, टच करते थे। माउंटेन ऐश बोलते हैं इसको। एक ही पेड़ है या ये भी? नहीं, ये भी है। ये हमने इसलिए लगाया कि यहाँ पे छाया देंगे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता ना, ये जो था ये पहले जंगल था पूरा, मतलब जिसको हमारे कुई बोलते हैं ना, खिजी, उससे भरा पड़ा था। सारा क्लियर किया, फिर थोड़ी जगह बनाई, फिर जहाँ हमें जगह मिलती थी वहाँ हम इसको लगाया। यहाँ पे पानी का सोर्स अपना है या अपना रेन हार्वेस्टिंग, सारा रेन हार्वेस्टिंग। अब हमने बोरवेल कर दिया इस साल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बोरवेल किया है ये, क्योंकि इतना ये मेंटेन करना है तो कभी जैसे पर जरूरत नहीं। नेटिव स्पीशीज का मैंने ये कहा ना, जो अपनी, इसमें कोई जरूरत है, हम कोई इसमें वाटरिंग नहीं करते। सिर्फ इनिशियली जब ये छोटे थे उस टाइम जरूरत थी। अब जब ये एस्टैब्लिश हो गए तो ये एक नेटिव स्पीशीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा है, आपने इसका देखभाल नहीं करनी बाद में। मतलब अगर हमारे बगीचे के आसपास भी हैं तो भी वो हमारे लिए अच्छा ही है कि वो अच्छा है। हमारे लिए वाटर कंजर्वेशन भी कर रहे हैं, हमारे लिए पॉलिनेशन भी कर रहे हैं। आपका विंड ब्रेक है, आपके ओले वगैरह आएंगे तो पहले ऊपर उसमें टकर जाएंगे ना, और विंड ब्रेक का काम करेंगे। बाहर जहाँ यूरोप और यूएस वगैरह में जहाँ ये ऑर्चर्ड वगैरह, इनके विंड ब्रेक्स होते हैं, पॉपटर लगाते हैं बड़े बड़े, ताकि हवा बहुत तेज चलती है तो बगीचे में उसका इम्पैक्ट ना करे। तो जैसे अब मान लो, अब हमारे तो यहाँ पे लकड़ी के ही मकान बनते हैं सारे, तो हमारे को तो देवदार की लकड़ी चाहिए होती है। तो क्या और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास कुछ ऐसे कि भाई हम कुछ और भी उगाएं? जैसे पंजाब वगैरह में वो पॉपुलर वगैरह के बगीचे लगे हुए हैं, तो हमारे पास भी है कुछ ऐसा? नहीं, देखो, सबसे भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसलिए मेरे को अच्छा लग रहा है। एक तो ना हमारे घर जो है ना, हम 30 साल पहले बनाते थे 15 कमरे 20 कमरे, रहने वाले होते हैं 2 लोग, है ना। आज की डेट में 2 लोग हैं ना घर में, 2 या 3 या 4 हो गए, घर इतने बड़े बड़े। हम अगर मैं अपनी बात 2-3 महीने बाद घर जाए तो 2 कमरे में भी जाले लगे होते हैं। तो एक तो ये कंसेप्ट छोटे घरों का ये आना चाहिए। पर लकड़ी के घर में एक एडवांटेज ये है कि जब आप लकड़ी का घर बनाते हैं तो आप कार्बन स्टोर करते हैं। वो सारा कार्बन जो जितना भी आप ये गाड़ियों से निकल रहा धुआं गंदा, वो सारा इनके वुड के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो लकड़ी की चीज़ें, चाहे कुर्सी हो, टेबल हो, मंजा हो, आपका उल्टान हो, वो सबसे बढ़िया आपका कार्बन स्टोर कर रहा है। वो तभी एटमॉस्फेयर में जाएगा, हवा में, जब आप उसको जलाएंगे। अच्छा। तब तक वो स्टोर्ड है। तो इसलिए इनकरेज करता है कि जो आपकी फर्नीचर हो, सब कुछ ये लकड़ी का होना चाहिए, क्योंकि आप कार्बन स्टोर कर रहे हैं। स्टोर कर। तो अच्छा, तो इसके लिए मतलब वही देवदार का ही पेड़ है, कुछ और भी मतलब? नहीं, देखो, देवदार तो इसलिए ना आ रही है, पाइन वगैरह बहुत कुछ आ रहा है वैसे तो। नहीं, पर मैंने कहने का मतलब हर स्टेज पे, जैसे पंजाब में मैं किसी को जानता हूँ तो उन्होंने क्या किया, हर साल कुछ प्लांट्स लगाते रहते हैं ताकि साइकिल बना रहता है। अगर आप कुछ आप देवदार लगा दो, कुछ आप ओक लगा दो, आप और भी प्रजाति हमारे पास कक्कड़ शिंगी है, काकड़ा जिसको बोलते हैं हम, सबसे अच्छा लकड़ तो हुआ, पर उसमें प्रॉब्लम ये है वो बहुत सख्त होता है। अच्छा। उसके ग्रेन्स बहुत अच्छे आते हैं। अच्छा।
जो आपने ग्रेन्स बहुत आते हैं उसमें। उसको हाँ, fine। थोड़ा हैवी होता है वो, हैवी होता है। तो ये शीशम हमारी है, शीशम तो शीशम हमारी नीचे elevation में नीचे यहाँ आ जाता है, नहीं नीचे लगता ये यहाँ ना, तो नहीं, हाँ। यहाँ नहीं लगता, पर नीचे से अब जैसे मैं जैसे क्या आ रहे लोगों के तो उधर शीशम लगा तो सकते हैं। हमारी एलिवेशन के लिए देवदार ही वो है या कुछ और भी नहीं, मतलब? बेशक आप ऊपर उस देवदार जोन में रह रहे हैं, आप लकड़ी तो कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे किसी का चील का पैनल बना दिया या कैल का बना दिया, मतलब ऐसी तो ये चील का कैल का ये भी ठीक है, इसमें भी कोई इससे वो नहीं है ठीक कि है, इससे मतलब ये ठीक है, भी अगर आप मेंटेन करते हो ठीक है। जैसे आप अगर टीक वुड का मान लो विंडो में आप वो लगा रहे हैं, पैनल लगा रहे हैं, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो उसमें कीड़ा लग जाता है, अच्छा। पर जो दियार है उसमें कभी नहीं लगेगा। ये जो रेजन वाले जो जितने भी है हमारे पाइन्स हैं, इसमें नहीं लगेगा आपको। अच्छा, ये जो पौधों के बारे में जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज था वो सब एटलीस्ट मतलब ख़त्म ही हो चुका है एक तरह से, तो वो कैसे हम मतलब कैसे पता चलेगा हमारे को कि भाई मतलब कैसे उसको हम जिंदा करेंगे दोबारा, जो ताकि हम अपने बच्चों को भी बता पाएँ उस ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में? वैसे तो ना वही मैंने कहा था अवेयरनेस। जैसे आप यहाँ खड़े हैं, इसको आप जानते हैं कौन सा पौधा है? ये हमारे नालों में होता था पहले बहुत सारा, अच्छा। इसको शमशाड बोलते थे, इंग्लिश में बॉक्सवुड बोलते हैं। तो जितने भी संदूक बनते थे ब्रिटेन में तो सारे इसी के बनते थे, और इसका जो बंदूक का जो पीछे टोपीदार बंदूक का जो पीछे जो बट वो भी इसी से बनता था। और फिर इसका जो जिसमें कंगी इसका बोली ना, इसकी भी वही बनती थी कंगी। और कई जगह तो ऐसे ऐसे रिवाज है, जैसे डोडरा कुआर में और भी एक दो जगह, तो जैसे किसी का रिश्ता होता था पहले तो उसको लड़के को इसका एक वैनिटी बॉक्स बनाना पड़ता था, क्योंकि काम करेंगे बहुत सख्त है, इतना आराम से नहीं आप कर सकते। अच्छा। तो एक वैनिटी बॉक्स बनाता था, उसे एक कंगी बना के गिफ्ट करनी पड़ती थी, तब रिश्ता पक्का होता था। कि मतलब हाँ, आप कितने हार्ड हाँ, वर्किंग है हाँ, ये इसको प्रूव करने के लिए। हाँ, हाँ जी, जी, कि आप जी। अगर ये कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं फिर तो। और ये बहुत अच्छी प्रजाति, देखो ना आप इसको आप साइड में लगाओ जहाँ आपका शीला जैसा एरिया जहाँ मतलब मॉइस्चर रहता है, अच्छा, तो पानी ये के पास। एवरग्रीन रहता है, एवरग्रीन रहता है हमेशा। ये भी नर्सरी में मिलना चाहिए। हाँ, इसका तो इनफैक्ट आप जब जंगल में भी जाएंगे ना, बड़ा पेड़ होगा तो उसके नीचे बरसात के बाद बहुत लगी बहुत बड़ी नर्सरी लगी होती है। हाँ, यहाँ पर भी मैं तो बोलती हूँ कि जब जैसे कोई भी आता है तो एक ऐसा गाइड होना चाहिए जो आपको बताए कि हर पेड़ पौधे के बारे में कि ये कौन सा पेड़ है, कौन सा इसका क्या वो है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे ना, जैसे मैं अभी ढूंढ ही रहा था, मेरे को मिला नहीं, पर जैसे ये है, आपने घर में हेज बनानी है जो हरी रहे हमेशा, कोई नहीं करना, तो ये हमारे खेत के मेंड में होती है। आपने देखा कभी इसको? झुंझुरू बोलते हैं इसको। अभी ध्यान नहीं दिया हो ये आप देखेंगे आगे ना हेज बनाई मैंने, एक बार ही लगा दिए, कोई मेंटेनेंस नहीं, कुछ नहीं। आजकल जगह जगह में जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स नहीं, मिल नहीं। रहे हैं, वो प्लांट्स तो मैं आपको बोलूँ, वो मिट्टी होती है ना उसमें लगी हुई, जब वो इम्पैक्ट ख़त्म होगा ज़्यादा 5-6 महीने के बाद वो मर जाएंगे, फिर अगले साल और बिकेंगे वो, फिर और ख़रीदेंगे आप क्यों बाहर का पौधा आपने इसमें लाना चाहिए? आप यहाँ का पौधा क्यों नहीं लगाना चाहते? जो ऑर्नामेंटल वो भी तो कहीं से बने होंगे ना ऑर्नामेंटल, हमने क्यों नहीं बनाए अपने प्लांट्स ऑर्नामेंटल? नॉर्मली ये जो टिश्यू कल्चर वाले पौधे होते हैं ज़्यादातर, टिश्यू कल्चर वाले पौधे, टिश्यू कल्चर वाले होते हैं। तो इसका सर्वाइवल रेट अच्छा होता है क्या? इसको तो देखो आप, मैं आपको वो नहीं तो ये तो ऑफिसेज वगैरह में तो वही चलते हैं, फिर वो रिप्लेस होते रहते हैं। तो मैं कहीं सुन रही थी किसी की टॉक कि भाई वो एनर्जी नहीं है उन प्लांट्स में जो एक लाइव एनर्जी होनी चाहिए, जो एनर्जी आप मतलब आप डिफरेंस फील करोगे, आप उसकी वहाँ रहोगे और इन पेड़ पौधों के बीच में रहोगे, तो ये है ना, ऐसा हो सकता है। और एक चीज़ जैसे आपने पीछे पूछा था, मैं हर पौधे का अपनी एक कहानी है। आप एक पौधे पे शाम तक बात कर सकते हैं। जैसे ये है, जो सबसे पहले करेंसी बनी थी वो इससे बनी थी, इसके पेपर से बनी थी, तभी लैटिन में इसका नाम भी पेपरेसिया रखा है, मतलब पेपर। चाइना में जो पहला करेंसी बनी थी, पेपर करेंसी, वो इससे बनी थी, इसके पेपर से बनी, डेफने पेपरेसिया। लैटिन में ना वो देते हैं, जैसे हमारे मान लो देवदार का नाम है सिड्रस देवदारा, देवदारा मीन्स देव भगवान, दारा गॉड, ट्री ऑफ द गॉड्स, तभी वो देखे आप मंदिर कहीं उसके बाद देवदार ही होता है लगा हुआ। तो लैटिन में ऐसे ऐसे दिए, जैसे नीम को उर्दू में बोलते हैं आज़ाद दरख्त, तो फिर उसका लैटिन हो गया आज़ादी रखता इंडिका, क्योंकि इंडिया में ही होता है वो। हाँ, जैसे ये भी वही है ना जो है, ये देखो, यहाँ देखो कितनी बड़ी एज है, देखो ये देखो, वेरी नाइस। और ये भी क्या कटिंग से लगता है? नहीं, हमने बरसात में उखाड़े लगा दिए लाइन में, इधर से हरे भरे। ये बहुत होता है जंगल में। अच्छा। गर्म इलाके में तो बहुत है, जैसे कोट खरीद की तरफ तो बहुत हो गए। यहाँ इसको झुंझुरू बोलते हैं। झुंझुरू तो हम तो खरीद के वो हेजिस के लिए बना रहे हैं वो। तो अब मेन तो यही है कि इसे अब चारों तरफ जगह तो बची नहीं है, कैसे अब मतलब कि ये बहुत ही एक मतलब चिंता की बात कहनी चाहिए कि मतलब हम कैसे ये इसको बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें, और बगीचे ही बगीचे है चारों तरफ, क्या इसको मतलब कैसे शुरुआत कैसे करें? मतलब ये है कि जुड़ना भी इसमें हर इंसान को पड़ेगा, जगह है नहीं है,
और देखो। दूसरे हम हमारे बगीचों का नुकसान नहीं हुआ, हम ऑलरेडी सारी सफाई कर चुके हैं, ऑलरेडी झाड़ियाँ नहीं रखी, कुछ नहीं रखा। वो एक्चुअली अब ना पॉलिसी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कि बाहर की प्रजातियां नहीं लगाएंगे, अपनी ही लगाएंगे, नेटिव स्पीशीज़ है जो काफ़ी इनकी नर्सरीज भी होगी नर्सरीज में है। और इन्होंने डाइवर्सिटी बढ़ा दी है, बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि आप देखेंगे जो लोकल चीज़ें फॉरेस्ट फायर अगर देखा जाए तो ये पहले हमारे घासनियाँ होती थी, ये जो जब कालका सुपर आते थे ये सारी घासनियाँ थी। तो वही जब इंडिपेंडेंस मिली आज़ादी के बाद लकड़ी की बहुत ज़रूरत पड़ी ईंधन और इसके रेलवेज़ के लिए, तो पहले इसके चीड़ के स्लीपर्स रेलवेज़ को जाते थे। तो इसलिए उन्होंने 70s मिड 70s तक लार्ज स्केल प्लांटेशन चीड़ की घासनियों में, मतलब जो नेचुरल ग्रास लैंड उसको हमने जंगल में कन्वर्ट कर दिया। इससे क्या होता है, ये जो पाइन्स होते हैं इसमें रेजिन होता है, फिर एक केमिकल निकलता है जिसको हम बोलते हैं एलिलोपैथिक इफेक्ट। तो उससे क्या होता है, बाकी चीज़ें नहीं उग पाती, जो बाकी जो नेटिव वेजिटेशन है वो कम हो जाती है, बहुत कम। और पहले तो क्या होता है, जैसे हम सेब वाले थे तो हम इकट्ठा करके ले जाते थे सर्दियों में। वो एक सीन होता था जब छोटे थे, लेडीज़ आ रही है 10-15 वो भारा लेके, फिर वो उसमें पेटियों में डालते थे तो कंज्यूम हो जाता था। ये सब कुछ हाँ हाँ उसी में ही तो होता था। हाँ, पर अब क्या ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, और ये आप इकट्ठा नहीं करेंगे, यहाँ तो हम इकट्ठा करते रहते हैं, फिर और आ जाएगा, फिर और आ जाएगा। तो थोड़ी सी चिंगारी तो चाहिए। ये हाँ, तो ये जैसे यहाँ तो चलो है, आप लोग सब कर रहे हैं, तो ये जंगलों में भी यही रीज़न है क्यों इतनी फॉरेस्ट फायर बहुत ज़्यादा यही है। इसकी जो, तो ये इसकी कौन मेंटेनेंस वगैरह तो बड़ा मुश्किल है, तो हम नहीं क्या रोक पाएंगे। पहले ना जैसे ब्रिटिश टाइम में क्या होता था, फॉरेस्ट लाइन फायर लाइन बनाते थे वो हर साल अप्रैल मई में वो उसको क्लियर करते थे फायर लाइन को। तो हम बीच में भूल गए कुछ उसको ना क्लियर करना, अब दोबारा से कर रहे हैं। तो मतलब जो थोड़े बहुत जंगल में ना एक रास्ते होने चाहिए चलने के लिए, है ना, हाँ। और वो क्लियर हो ताकि जो मतलब, क्योंकि अब कोई पशु को चराने ले जा रहा है या कोई खुद भी वॉक कर रहा है, तो वो बीड़ी सिगरेट जो भी है पशु तो चराने को नहीं ले जा रहे हैं ना, वही तो प्रॉब्लम है, पशु ही नहीं रहे अब। ये भी एक कारण है हमारे जो खरपतवार क्यों है घासनियों में। इसमें पहले कहते पशु होते थे, वो चरते थे, वो फूल को आने नहीं देते थे, तो बीज नहीं गिरता था, तो कंट्रोल में रहता था। अब है ही नहीं है, पशु ही नहीं है। ये मेरे किसी बुजुर्ग फॉरेस्ट वाले ने, जो फॉरेस्ट गार्ड या कोई था रिटायर्ड, उसने मुझे ये बताया कि जनाब ऐसे है, अब तो डंगर ही नहीं रहे। तो वही है कि हमारे को जैसे ये वॉक्स जंगलों के बीच में भी लोगों के चलने के लिए, तो लेकिन उसको क्लीन करना इतने मुश्किल है काम, है ना, काफ़ी मुश्किल है ये काम, कि भाई डिपार्टमेंट के लिए भी मुश्किल है क्योंकि फॉरेस्ट फायर नहीं रुकेगी, नहीं तो बिल्कुल। और एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कम्युनिटीज़ की इन्वॉल्वमेंट। पहले क्या था, आग लगती थी जंगल में, पूरा गांव जाता था, अब कोई नहीं जाता। अब तो किसी घर में आग लगी तब नहीं जाता है रिपेयर से कोई। तो ये एक जो हमारे जो चेंज हो गए कल्चर, ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि जब तक कम्युनिटी नहीं इंगेज होगी तब तक ये आग ऐसी जलती रहेगी। तो वही मतलब बात आती है कि अवेयरनेस ही है। हाँ, मतलब किसी न किसी तरीके से ओनरशिप कम्युनिटी को भी देनी पड़ेगी। क्या मतलब नेचर के जो वंडर्स है ना, अब इतना टाइम काफ़ी नहीं है, ये तो रोज़ घूमेंगे तो पता नहीं कितना निकलेगा। और भी ये हमारी बड़ी एंडेमिक स्पीशीज़ है, ये सिर्फ 3-4 पेड़ है स्टेट में, मतलब ये वाली प्रजाति खत्म होने वाली, मतलब है नहीं, हमारे पास इधर ही है। बाकी जंगल में आपको मिलेगी नहीं, 1-2 पौधे कहीं मिल जाएंगे। तो अब जैसे मान लो अब हमने कोई, क्या हर्ब्स भी कोई ऐसी हैं जो हम अपने बगीचे के साथ साथ उगा सकते हैं, कभी कोई तौलियों में। अब मल्चिंग भी ज़रूरी है। हाँ, देखो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे बगीचे हैं ना, खेती जो हम करते हैं, सबसे ज़्यादा कार्बन हम रिलीज़ करते हैं। जितनी बार आप खोदेंगे ना, गुडाई करेंगे, आप सॉइल से कार्बन रिलीज़ कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो नॉर्मली ऐसा होना चाहिए, अगर आप खरपतवार कम करने हैं बगीचे में, तो कोई ऐसी स्पीशीज़ है, जैसे मान लो जटामांसी होगी, या कोई और भी बहुत सारे हर्ब्स है जो आप लगा सकते हैं, क्लोवर्स है, वो क्या करेगा, बाकी प्रजातियाँ नहीं आने देगा। और जो आपके मान लो आपने ये लगाया है, क्या बोलते हैं, जटामांसी, आपको विंटर्स में उसको थोड़ा सा पोषण निकाल के बेच दो, बीज तो उसके बाद गिरता रहता है। जटामांसी हमारे शायद पता नहीं लगेगी कि नहीं, हमारे जंगलों में बहुत होती है। एप्पल के लिए भी ठीक है वो, मतलब आपका ग्राउंड कवर है ना, वो डीप जाता नहीं है, रूट डीप नहीं है, तो ऊपर की सॉइल को लेगा। लहसुन वगैरह भी लगा सकते हैं? नहीं, देखो लहसुन वगैरह अगर तो आपके छोटे पेड़ है तब तो आप लगा सकते हैं ना, ये अदरवाइज लहसुन बड़े पेड़ों के बीच, क्योंकि आप स्प्रे भी कर रहे हैं, फिर वो वैसे। पर ये जो है ना, क्योंकि आप जिसको खाएंगे नहीं आप, ये सुगंधित, जैसे आपका धूप हो गया, उसके लिए जाता है, सिगरेट वगैरह के लिए जटामांसी, इसी की अरोमा होता है। जब आप गूगल धूप वगैरह जब देखते हैं ना बनाते हैं, तो जटामांसी बड़े सुगंधित होती है।
और ये अपने आप एक बार लगा दिया, हमेशा के लिए लगा दिया। हमेशा के लिए। और ये मलते इसका अच्छा मल्च हो जाता है। अच्छा मल्च हो जाएगा, आपका खरपतवार दूसरा नहीं आएगा, इसको आप बेच भी सकते हैं बाद में। और जैसे ये और किस चीज़ को हम जैसे मतलब अपने एप्पल कल्टीवेशन के साथ और कौन सी ऐसी हैं जो हम लगा सकते हैं, कोई स्पीशीज़ ऐसी हैं क्या? देखो ना, अगर तो आपके पास जैसे हर साल हम कितने साल बे साल हम वही वो उपज ले रहे हैं, तो नॉर्मली तो ऐसा होता है कि जैसे आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन करनी है, हाँ, तो आप कोई मटर लगा दो, या कभी कभी अगर आपने मतलब छोटे पेड़ों को थोड़ा और ग्रोथ देनी है तो आप मक्की और कचालू लगा दो। कचालू में ना पत्ते बड़े होते हैं, उससे खाद बड़ी बनती है और वो मिट्टी को बाहर निकालती है, एरेशन कर देती है। ओके। तो ये जो छोटे छोटे पेड़ आपके, तो वहाँ पे आप ये इसको कर सकते बाकी हैं। बड़े पेड़ों के नीचे नहीं आप? बड़े पेड़ों के नीचे, बड़े पेड़ों के नीचे। वाह, काफल। काफल नीचे तो बहुत होते हैं, ये हमारी साइड कम होता है। ये हमारा पूरा काफल का ब्लॉक है ये वाला। बट है अभी भी खाने के लिए खट्टा खट्टा अच्छा है। ये हमारा ब्रास का पैच सारा रोडेंड्रॉन का। ये देखो हमने यहाँ ये डॉगवुड की एज बनाई है, अच्छा। थुम्बू बोलते हैं इसको। इसमें लगता है वो खाने को बड़ा टेस्टी होता है। अच्छा, ये भी वाइल्ड है? ये भी वाइल्ड है। तो ये भी लग सकता है। ये जब आप तारा देवी से परे चलते हैं ना, इतने बड़े बड़े फूल दिखते हैं, बीच में गोल होगा, तो ये ही है। तो हमने इसको एज ए हेज यूज़ कर रहे हैं पर तक। पर हम अंदर फर्न हाउस बना रहे हैं, अभी हमने प्रपोजल दी है, वहाँ हम फर्न हाउस बनाएंगे ऊपर से। उसमें फर्न्स की वैरायटीज फर्न्स की वैरायटी। ये अपने स्टूडेंट से लगवाया था मैंने, सारे बच्चे बुला के। ये हमने अब ये थोड़ा सनी एरिया, तो हमने जो ऐसी स्पीशीज़ है जैसे एक कक्कड़ सिंगी है, काकड़ा बोलते हैं ना, आपकी तरफ भी होता है तो ऊपर होगा हाइट में? हाँ, नहीं आपके एरिया नहीं, हाइट में नहीं होता, गर्म इलाके। ये देख यार, ये हमने डंडे लगाए हैं, डंडे से लगाए हैं, जड़ वाले नहीं है, इसे टहनी काट के लगाया हमने ऊपर तक। यार है ये, इसका कज़न है ना जो कॉलेज लिखता है फ्लोरा सिमलेंसिस में, वो लिखता है रोडोडेंड्रॉन विद इट्स कज़न द एंड्रोमीडा। तो एंड्रोमीडा इसको बोलते हैं यार को। इसमें भी फ्लावर आता है? इसमें फ्लावर आता है, पर ये जो दोनों, ये जो फैमिली है रोडोडेंड्रॉन की, ये सारी पॉइजनस होती है एक्सेप्ट द पेटल्स जो हम खाते हैं, उसके अलावा सारा ये कार्सिनोजेनिक है पूरा। अच्छा। हाँ, ये बताओ क्या है, सूंघो इसको। तेज पत्ता, ये 2 तेज पत्ते मेरे, तीसरा आ गया। तो यहाँ मैं थोड़े नीचे, शिमला से नीचे वाले एरिया की, क्योंकि अब मेरी ख़त्म हो गई ना, इसको डेवलप कर रहे हैं हम आस्ते आस्ते। ये देखो इसके फूल ऐसे होते हैं, इसके फूल ना अभी मुरझा गए, ऐसे लगते हैं इसके फूल ग्रुप में, छोटे छोटे वाइट पिंक। इसका टाइम चला गया? हाँ चले गया, बाद फ्रूट हो गया। मतलब रिटायरमेंट के बाद भी आप तो मतलब मुझे लग रहा है ज़्यादा काम कर रहे हैं अब, है ना? मुझे तो यहाँ तो चाहे मुझे सारा दिन बैठा के रखो। तो यहाँ पे हम सारे, जैसे ये फेड़ू का ब्लॉक बना रहे हैं, हमें ये सारे फेड़ू लगा दिए। वो पीपल जी हो गए हमारे, वो बरगद हो गए, यहाँ के लिए मैंने वो ले आया था। अच्छा, बरगद भी लग गया? वो जो लग गया आगे, इस बार लगाया। बहुत बड़े बड़े जाएंगे। हाँ, ये तो यहाँ सारे गर्म है, ये शीशम आ गया मेरा, तो यहाँ पे मैंने सारे गर्म इलाके के पौधे आ गए, क्योंकि यहाँ धूप बहुत लगती है। ये हम ये लगा रहे हैं अब, इस पर और करेंगे। ये सारा वो दाड़ू वाला, क्योंकि यहाँ ना रुखा सा है, तो हमने दाड़ू लगाया यहाँ पे। ये सारे हमने ओक्स लगाए पर तक, नीचे तक सारे ओक्स है, बड़े बड़े वाले हमने लगाए। एक बार यहाँ आग लगी तो काफ़ी नुकसान हुआ था हमारा ना। जैसे मान लो जैसे सड़क के किनारे लगाने, तो सड़क के किनारे लगाने के लिए कौन से ठीक रहेंगे? कोई भी लगा दो आप, देखो सॉइल के स्ट्रक्चर देख लो, अगर ठीक अच्छी सॉइल है तो फिर तो लगा दो कोई भी। सॉइल तो कहीं भी नहीं होगी, सड़क के किनारे तो बिल्कुल पत्थर ही होगा जो भी होगा। इस बार हमने सर्दी में ये वाला परे वाला एरिया क्लियर किया परे को। हाँ जी। अब हम परे खिसक रहे थोड़ा जगह क्रिएट करने पड़े। इससे थोड़ा हमारा नुकसान है, काफ़ी सारे पेड़ गए हमारे इससे पिछले साल की बरसात के। ये हमारे श्रब एरिया है, यहाँ सारे श्रब्स है, ये सारा गेहूं है हमारे यहाँ पे। ये फ्लावरिंग के लिए सबसे बढ़िया, ये बर्ड्स बटरफ्लाइज के लिए ना सबसे अच्छा प्लांट है। जब ये फूल आते हैं इसमें तो इतना भरा पड़ा रहता है बटरफ्लाई से कि पूछो मत। तो ऐसी गेहूं हमारे पहले बहुत होती थी, ऊपर होती थी हमारी गेहूं, निकाल दी हमने सारी। ये तो हमारा हो गया ना वाइल्ड स्ट्रॉबेरी। वाइल्ड स्ट्रॉबेरी इसकी 6 वैरायटीज़ है यहाँ पे हमारे पास, 6 स्पीशीज़ है सॉरी, अलग अलग। कोई ऑरेंज होती है, कोई येलो होती है, कोई ब्लैक होती है, कोई पर्पल होती है, अलग तरह की होती है। ये तो बचपन में बहुत खाते हैं। इसके सारे श्रब्स है ना सारे, ऊपर तक हम इसको श्रबरी बना रहे हैं ऊपर तक। हाँ, अपने बटरफ्लाइज देखनी हो ना, तो जब ये फ्लावरिंग में होता है ना, ऐसी भरी पड़ी होती है उसके ऊपर। तो ये तो होना चाहिए बगीचे के आसपास पॉलिनेशन के टाइम। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, और इसका फ्रूट एडिबल है। अच्छा। जो सी बकथॉर्न नहीं है, हाँ। उसी का कज़न है। तो उसका कज़न है तो फिर उसके बेनिफिट्स भी उतने ही होंगे। हाँ, तो बहुत अभी आने वाले हैं, लाल से लगते दाने, बहुत टेस्टी होते हैं। नेक्स्ट ईयर से हम कमर्शियल जा रहे हैं ना, हम ये चाह रहे हैं, हमने अभी वो मदर प्लांट्स लाए और मदर प्लांट्स हम प्रोपेगेट करेंगे। जैसे ये हमने लगा के किए सारे, ये पूरा। हाँ, ये हम ब्लॉक बना रहे हैं, परे को सारे तक, परे तक जाता है,
इसको हम पूरा कर रहे हैं पर तक। तो ये बरसात के बाद कहीं ब्रास के मिल जाएगा कहीं अगर? हाँ हाँ, हम इकट्ठे करते हैं ना, हम लगभग 1000 इकट्ठे करते हैं हर साल। फिर उसको नहीं, अरे परे जंगल में जाके फिर हाँ, फिर उसको पॉली बैग में रखते हैं। ये सारे प्लांटेड है और सब में फूल आते हैं। अच्छा, तो मतलब हम प्लांट कर सकते हैं? हाँ, आप सिर्फ ये ध्यान रखना कि जब आप इसको इकट्ठा करते हैं तो उसी टाइम इसको पॉली बैग में प्रिक कर दो बरसात में, फिर अपने पास रखो 1 आध साल, इसको देखभाल करो, फिर लगाओ उसके बाद। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि जैसे अगर कोई भी प्लांट लगाना है तो उसकी एज ना, मतलब उसको बचपन में ही अगर उसमें लगा हाँ, सर्वाइवल चांस बहुत कम हो जाएगा। ये इसीलिए हमारी प्लांटेशन जो है नहीं चलती है। और जो हमने ये देवदार के पीछे भी भाग रहे हैं ना, ये भी एक बहुत बड़ा वो है मुझे लगता है कि हमें नहीं, ऐसा होता है ना, ये प्लांटेशन पौधा लगाना 1 दिन का काम है, अगर उसको हमने नर्चर करना है वो जीवन भर का काम है। जीवन भर का काम है, वो भी एक काम। अब वही मैं बोल रही थी ना आपको कि अब रोज जंगल नहीं जा सकते, अपने आसपास करना है अब जंगल क्रिएट। हाँ, ये इसके लिए है, ये वो है, इसमें मैग्नोलिया कलर का बड़ा सा ऊपर अब चले गया। हमारे पास ये वाइट वाला या पिंक वाला 2 है हमारे पास। ये ओले ने थोड़ा ख़राब कर दिया। ये वो गिंको है, प्री हिस्टोरिक डायनासोर के टाइम का, जो ट्री ऑफ लॉन्गेविटी बोलते हैं ना, वहाँ पे जापान में इसके पत्ते खाते हैं ना वो, तो वो लंबा जीते हैं। अच्छा, इसको चबाते हैं। ओके, तो ये आपको ये कहाँ से मिल गया ये ट्री ऑफ लॉन्गेविटी? अगर मैं इसको सोशल मीडिया पर डाल दूँ तो ये तो चोरी हो जाएंगे यहाँ पत्ते आपके सारे। हर कोई लंबा जीना चाहता है। यहाँ पे करते हैं हम ना कलेक्शंस, जो हम जाते कहीं से तो हम यहाँ कलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ रखते हैं। अब जैसे मैंने ये मदर प्लांट्स है मेरे हाइड्रेंजिया के, नेक्स्ट टाइम इसको प्रोपेगेट करूँगा फिर। तो और इसका ना देखो फूल भी बहुत बड़ा बड़ा है। अलग अलग कलर के सारे जी, सारे अलग अलग है। तो हमने इस बार इसको आगे प्रॉपर सक्यूलेंट है ये भी रखे हम ना, नेक्स्ट कमर्शियल जा रहे हैं ना, तो हमें वैरायटी चाहिए तो हमने सब रखे हैं। तो यहाँ हमने ऑर्किड्स है, ये ऑर्किड्स हमने लिए हैं, बल्ब्स, इसको हम प्रोपेगेट कर रहे हैं। तो ये सारा इसमें हमने सोइंग ये करके सारा तैयार करते हैं हम यहाँ पे। और एक चीज़ मैं और भी पूछना चाहती हूँ कि जैसे अब पंचायत का क्या योगदान, कैसे लोगों को मोटिवेट करे, क्योंकि वाटर कंजर्वेशन ले लो चाहे कुछ भी ले लो, मतलब बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए क्या क्या, मतलब कोई हम ऐसी चीज़ें जो हर आदमी अपने लेवल पे करे घर पे? मेरा एक्सपीरियंस तो ये बोलता है इतने सालों से कि आम आदमी, आम जनता अवेयरनेस नहीं, पता ही नहीं है कि सब लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं फॉर ग्रांटेड कि सब कुछ ठीक होगा, पर ये जब ये भ्रम टूटेगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो बेसिकली हर इंसान को, हर मतलब कम्युनिटी में जो भी आदमी है या औरत है, जो भी मतलब बच्चे खास करके, उनको सबसे पहले अवेयरनेस करानी है, उनको ये अवगत कराना है कि ये बहुत ही एक जिसका जो बैलेंस है ना, वो अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा तो आगे के लिए हमारी लाइफ इसी पे डिपेंड करती है। जो इस प्लैनेट पे, जो भी इस पृथ्वी पे जो भी हमारी लाइफ है, वो इसी पर्यावरण पे डिपेंडेंट है। क्योंकि हमें वो जो इससे जो पर्यावरण से हमें मिलते हैं, जिसको हम इकोसिस्टम सर्विसेज बोलते हैं, वो तभी दे पाएगी आपको अच्छी जब आपका इकोसिस्टम सही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट तो मेरा यही है, चाहे वो फॉरेस्ट फायर हो, चाहे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो, जैसे इंटरनेशनल फोरम आप सब मानते हैं कि जब तक आप ओनरशिप नहीं देंगे कम्युनिटी को, उनको उसका पार्ट नहीं बनाएंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। बाकी हर गांव में, हर स्कूल में ऐसे तो पक्का कोई ना कोई बच्चे होते होंगे जिनको पैशन होता होगा, वो एक आदमी भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है। जैसे महात्मा गांधी अकेले चले थे, बाद में कितने लोग जुड़ गए उनके साथ वो डंडी मार्च में। तो इसी तरह से मेरा तो कहना तो यही है कि अवेयरनेस और आदमी में, कॉमन आदमी में ये सोच कि जो मेरा पर्यावरण है ये सीमित है, इसका थोड़ा बहुत इम्बैलेंस हम करेंगे तो अपना, चलो हम तो अभी वी रीच्ड स्टेज, राइप एज, पर जो आगे पीछे के बच्चे हैं जिनसे हमने उधार लिया ये प्लानेट, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इशू है। तो बस पंचायत लेवल पे भी मतलब इस तरह के कार्यक्रम आयोजित बार बार होने चाहिए। और मुझे हाँ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि इन्वायरमेंट डे 5 जून को ही हमने करना, ये हर महीने, हर हफ्ते कर सकते हैं। मेरा तो ये मानना है कि पंचायत में ना मतलब एक स्पेशल होना चाहिए, एक अलग से बजट होना चाहिए अपनी आसपास की ग्रीनरी के लिए, अवेयरनेस के लिए, जिसमें बाहर से भी हम किसी को बुलाएं, गेस्ट्स को बुलाएं, और ताकि वो अवेयरनेस हो। और क्योंकि हमें अभी प्लांट्स के बारे में, तो आज हम यहाँ पे इतने सारे आर्बोरेटम में घूमे तो हमें इतने सारी प्लांट्स, मतलब हमें तो पता ही नहीं था कि मेपल की भी इतनी सारी वैरायटीज़ हो सकती है, एक श्रब की भी इतनी सारी वैरायटीज़ हो सकती हैं। तो अब थोड़ा मतलब कि एक तरह से दिमाग खुलता है जब हमारे पास कोई एक साइंटिस्ट आता है या कोई गेस्ट स्पीकर जिसको पूरी नॉलेज है उस सब्जेक्ट की,
तो फिर हमारा दिमाग खुलता है। तो अब हम और थोड़ा सोचना शुरू करते हैं और कि इसको बचाना क्यों ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि इसी से ये जो सेब के पौधे जो हमारे को अभी बड़े बड़े दिख रहे हैं ये भी इसी पे डिपेंड है। सब हमारी पूरी इकोलॉजी इस पे डिपेंड है। कोई भी क्रॉप हो, कोई भी हो, कोई भी क्रॉप हो, सब इसी पे जब डिपेंड है। तक पर्यावरण सही नहीं रहेगा हाँ, तब तक तो हर चीज़ क्लाइमेट पूरा चेंज हो गया है पूरा ना। चेंज हो तो गया। मतलब ये है कि पंचायत लेवल पे और स्कूल लेवल पे जो बार बार जो है ये ऑर्गेनाइज होने चाहिए इस तरह के सेमिनार्स हैं। और ताकि और लोगों को कम्युनिटी में जो है जैसे महिला मंडल है हमारे, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको एक थोड़ा सा ऑनरेरियम भी मिलना चाहिए। मतलब उनको मिलना मतलब चाहिए कि सबसे बड़ी बात है एक ओनरशिप, ओनरशिप ये तुम्हारा है, तुम इसके लिए जिम्मेदार है। और एक जैसे ये नहीं है कि जैसे हम हमेशा से ही करते रहे कि छोटे छोटे वो इतने होते हैं, वो हम जो नर्सरी से पौधे लाते हैं कितने साल हो गए हैं लगाते, वो उतने ही हैं, वो बड़े ही नहीं। और कुछ तो वो वही फॉरेस्ट फायर है, कुछ वैसे ही हो गए वो। और लेकिन ये भी बहुत जानना ज़रूरी है लोगों को। हमें ये लगता है कि जो हमारे अगर हम ये इन झाड़ियों को और इन वाइल्ड लाइफ को अपने बगीचे के आसपास रखेंगे तो वो हमें नुकसान देगी, नहीं देगा, है ना, नहीं देगा। ये भी इस चीज़ के लिए वही बात है कि बार बार जो हमारे कोई बताए हमें इन चीज़ों के बारे देखो में, ना, जो डिपार्टमेंट बताए। मान लो इंसेक्ट है, कोई कीड़ा है, उसने कहीं ना कहीं तो रहना है। अगर आप उसका घर काट देंगे तो वो पेड़ पे आएगा पेड़ ना, पे आएगा, उसने कहीं ना कहीं तो जीना है। और वो उनका जीना भी ज़रूरी है, जीना बहुत है ना, जरूरी है, उनका बहुत ज़रूरी जरूरी है। क्योंकि ये जो सूक्ष्म जीवाणु हमारे मिट्टी में रहते हैं जो, तो ये कैसे मिट्टी को मतलब जिंदा रखते हैं। अगर वो मर जाएंगे तो फिर देखो छोटा बड़ा जो भी है, हाँ, सबका अपना एक रोल योगदान है। रोल। तो आज मतलब हमारा भी बहुत कुछ ऐसा कुछ जानने को मिला कि जिससे एक जब हम अपनी फील्ड पे जैसे काम कर रहे हैं तो हमें मतलब आगे लोगों को भी बताना है। तो अब एक खुले दिमाग से, खुली सोच से जो है हम आगे बात कर सकते हैं। और हम आपका भी बार बार जो है आपका सहयोग लेते रहेंगे। और आप हमारे लिए टाइम ज़रूर निकालें, और ताकि हम और ज़्यादा इन एक्टिविटीज़ को जो है एक वॉर लेवल पे जिसको बोलते हैं ना कि जैसे कि बिल्कुल जैसे होता है ना, जैसे आपदा के दौरान उस तरह से हम इस चीज़ को लेंगे ना, तभी हम सॉल्यूशंस भी आएंगे, लोग जुड़ेंगे भी। तो जैसे प्राकृतिक आपदा के टाइम लोग कैसे एक दूसरे के साथ हुई ना, वही कम्युनिटी वाली जो आप बोल रहे हैं ना कि ओनरशिप जो कम्युनिटी की है, तो इस तरह से करेंगे तभी हम मतलब इस बायोडाइवर्सिटी को बचा पाएंगे। और आपका कुछ आप बोलना चाहते हैं? नहीं, बस ये मेरा यही है कि कोई ऐसा एक प्लैनेट है, नहीं मैं तो ये बस एक प्लैनेट है हमारा, एक ग्रह है। अगर इसको हम ख़राब करेंगे तो हम अपने आप को ख़राब करेंगे। सबको अपना अपना योगदान देना है, चाहे छोटा है बड़ा है, चाहे बच्चा है चाहे बूढ़ा है, सबको कंट्रीब्यूट करना है। और एक जो सेंसिटिविटी है ना, जो मतलब कि ये मेरा पौधा है, ये मेरी ज़मीन है, वही ओनरशिप वाली बात, वही है कि वो जब उसको जिंदा करने के लिए मतलब हमारे को इसका यही है कि बार बार बात करना है इसके बारे में, है ना, बार बार बात करनी पड़ेगी। और लोगों से भी हम इसके सॉल्यूशंस लें और लोगों को भी सुने कि किस तरह से हम ये कर सकते हैं। तो अब मतलब समय ऑलमोस्ट ज़्यादा ही ले लिया है हमने। अब हम आपका मतलब बहुत मतलब दिल से धन्यवाद करते हैं कि आज आपने इतना टाइम निकाला और हम भी इस वंडरलैंड को देख पाए। नहीं, मेरा सौभाग्य था कि शेयर करने के लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया। हाँ, और कि और लोग भी आए यहाँ पे, स्कूल के बच्चों को लेके आए, और ये हमारा एक गाइड है जो वो सब कुछ बताए कि भाई मतलब किस तरह से इसको यहाँ पे कितनी एक ही उसकी कितनी प्रजातियों को यहाँ पे मतलब एक तरह से कंजर्व, ये है मतलब असली जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है ना, ये मेरे पास 150 पेड़ है यहाँ पे, 150 नेटिव स्पीशीज। वो अलग बात है कि नेटिव स्पीशीज है यहाँ पे ना, क्योंकि ऐसे तो हमारे को नर्सरीज में रंग बिरंगे कितनी तरह के नीले पीले पत्तों वाले वो भी मिल जाएंगे, लेकिन ये कि नेटिव स्पीशीज़ हैं। और अब नेक्स्ट ईयर से तो आप कमर्शियली भी हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। हाँ, अब डिपार्टमेंट ने इन्होंने ये सोचा कि इसको सस्टेन करने के लिए नेक्स्ट ईयर से प्लांट्स अवेलेबल हो जाएंगे सेल के लिए। चलिए, ये भी एक अच्छा एक वो है। थैंक यू सो मच, और जल्दी ही दोबारा मिलेंगे आपसे, आपकी सेवाएं दोबारा लेंगे। अंत में मैं आप सबके सामने एक यक्ष प्रश्न छोड़ना चाहती हूँ। क्या हमें एक ऐसी पर्यावरण क्रांति की ज़रूरत नहीं है जो सिर्फ नीतियों में, पॉलिसीज़ में और कागज़ों में सीमित ना हो, बल्कि हमारे बिहेवियर में, हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे थॉट्स में दिखनी चाहिए। एक ऐसी क्रांति जिसमें वैज्ञानिक, टीचर्स, बच्चे, युवा,
महिलाएं, हर तबके का व्यक्ति इसमें भागीदारी करे। और एक यज्ञ तभी संपूर्ण होता है जब अपनी सामर्थ्य के अनुसार सब उसमें भागीदारी करें। और ये पर्यावरण महायज्ञ है। जैसे पहले अश्वमेघ यज्ञ होते थे, उसी प्रकार का ये पर्यावरण यज्ञ है। इसमें जब सब इसमें आहुति डालेंगे तभी ये सफल हो पाएगा। हमें घर में बैठकर सिर्फ चिंता नहीं करनी है कि क्लाइमेट चेंज हो गया है, अब गर्मी पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, लेकिन एक सक्रिय भूमिका निभाते हुए एक जन आंदोलन खड़ा करना है। अब हमें प्रकृति का दर्शक नहीं, संरक्षक बनना है, क्योंकि ये पृथ्वी हमें विरासत में नहीं मिली है हमारी पूर्वजों से, ये हमें उधार में मिली है अपने आने वाली पीढ़ी से। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु, अर्थात इस धरती पे रहने वाला हर प्राणी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, नदियाँ, पहाड़, पर्वत सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। यही भारतीय संस्कृति का मूल संदेश है।